हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। ग्रामर सीरीज 10th में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है पैराग्राफ ट्रांसलेशन और अभी के 7 बज रहे हैं और आज है 16 दिसंबर। तो आप सभी ने डिसाइड तो कर ही लिया होगा कि हम अपनी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे और लास्ट तक इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी पेन साथ में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टेंसेस के रूल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि हर एक चीज़ बेसिक से समझाया जाएगा। जहाँ पर भी पैराग्राफ ट्रांसलेशन में नीड होगी टेंस की, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि उस टेंस के बारे में क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या उसकी पहचान होगी, क्या नियम होंगे, सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहला जो पैराग्राफ कराया गया था उसको आप सभी एक दो बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको पता हो जाए। और जो भी रूल लिखवाया जाता है ना उसको रिवीजन करते रहिएगा और हो सकता है तो उससे रिलेटेड आप कहीं से भी और पैराग्राफ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आराम से करते रहिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन बनाने से पहले एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा तभी ट्रांसलेशन बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। लिखा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे। वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आदर करते हैं। जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में एक सेट हो जाता है कि ये कौन सा इसमें टेंस यूज होगा या ये किस टेंस का यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। हर एक चीज़ आपको ना याद आने लगती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि 1 से 2 बार पक्का पैराग्राफ को हम पढ़ लें, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता लग गई और ऐसा एग्जाम में आप करिएगा। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को एग्जाम में आप सभी फॉलो जरूर करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो जानता है हमें पता लग गया, क्या लगा कि लास्ट में ता है आया है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब भी वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, ये सारे वर्ड आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं बेटा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। कल की क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो ग्रामर सीरीज है ना वो आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। यदि आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। हालांकि अभी तक एक ही क्लास कराया गया है और इस सीरीज की शुरुआत 15 दिसंबर से की गई थी। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है 15 फरवरी तक जो लास्ट क्लास चलेगी और इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आ जाएगा और एग्जाम के तरीके से ही पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो में आपके डिस्कस किया गया है। तो उसको भी आप सभी देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में, सेक्शन बी में या कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, हर एक चीज़ को बताया गया है, ठीक है ना। चलिए इससे क्या पता लगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पता लग गया आपको। इसका रूल मैंने आपको कल क्या बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगा, एस या तो ईएस आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही तो बताया था ना। और वर्ब की पहली फॉर्म किसके साथ में लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यू के साथ। किसके साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे और दे के साथ लगाएंगे। और सब्जेक्ट जहां भी आपका बहुवचन होगा वहां पे हम वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एस और ईएस का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। और एक बात, जब भी सब्जेक्ट आपका एक वचन रहेगा, जैसे मान लेते हैं हमने कहा राकेश खाना खाता है या राकेश विद्यालय जाता है, तो राकेश तो एक ही है ना, तो लिखेंगे राकेश गोज टू स्कूल, यानी कि उसमें एस या ईएस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। और जब भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, यानी कि कह सकते हैं यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इनके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म का
यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर। हालांकि ये सारी बातें आपको पहले क्लास में भी आपको बता दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है कि यदि कोई स्टूडेंट आज जुड़ रहा है इस क्लास से तो उसको भी ये बातें पता होनी चाहिए कि ग्रामर सीरीज में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। चलिए आगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया जाएगा तो ध्यान रखिएगा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया जा चुका है। यदि हम यही चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे तो बाकी चीज कब बताएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। तो इस बात को भी आप सभी ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा आप भी क्या है पढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है ना, ये देखना है। तो प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलेंगे एवरीवन। क्या बोलेंगे? एवरीवन। एवरीवन हो गया। अब हमें वर्ब ढूंढना है ना। वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस आपको पता है। मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट तो लिख दिया, प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन हो गया। उसके बाद में वर्ब चाहिए, तो जानना का क्या होता है? नो होता है, नो। एवरीवन नो हो गया। अब आपको जानना है प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो यहाँ पे एवरीवन में क्या करेंगे? नोज में एस जोड़ देंगे, तो एवरीवन नोज हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे? नाम। क्या लिखेंगे? नाम। तो लिखेंगे नोज द नेम ऑफ, नोज द नेम। उसके बाद में का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ऑफ। तो द नेम ऑफ। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस, तो लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये बताइए समझ में आया आपको कि नहीं आया? प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरीवन। उसके बाद में वर्ब आपका क्या था? जानता। तो जानना का होता है नो, उसमें मैंने एस लगा दिया, तो एवरीवन नोज हो गया। उसके बाद में नाम की इंग्लिश लिखना है, तो द नेम हो गया। उसके बाद में का की इंग्लिश मैंने ऑफ लिखा है। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस, तो मैंने लिखा है सुभाष चंद्र बोस। यानी कि एक एक चीज आपको लाइन वाइज बनानी है, उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा प्रयास करिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में मैंने वर्ब लिखा, उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा। कुछ भी मैंने अलग से प्रयास नहीं किया है बनाने का। जो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है ना, उसके अनुसार ही बनाया है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या यस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्लियर यहां तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं। उनका जन्म कटक में, तो आगे लिखते हैं क्या लिखेंगे? ही वॉज। क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। तो हमें पता लग गया कि ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे, तो ही वॉज हो जाएगा। उनका जन्म, ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन कटक। क्या लिखेंगे? ही वॉज बॉर्न इन कटक। ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन कटक। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। तो ही वॉज बॉर्न इन कटक इन 1897। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इतना क्लियर? चलिए आगे लिखा हुआ वे एक महान देशभक्त थे। वे एक महान देशभक्त थे, तो यहां पे क्या रहेगा? चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। क्या लिखेंगे? पैट्रियट, PATRIOT। आपको इंग्लिश भी ध्यान रखना है कि देशभक्त को अंग्रेजी में कहते क्या हैं। वर्ड मीनिंग पे भी आपको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। आपको हर एक चीज पता है, लेकिन वर्ड मीनिंग ही नहीं पता है कि देशभक्त को अंग्रेजी में बोलते क्या है, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या होगी। हालांकि वर्ड मीनिंग की क्लासेस अलग से कराई जाती हैं, तो उसको आप सभी देख सकते हैं। मुश्किल से 5 से 6 मिनट का होता है, तो उसको मन करेगा तो देखिएगा, वरना कोई जरूरी नहीं है देखना। ठीक है, आपको एग्जाम देना है। वो क्लासेस उनके लिए चलाई जाती हैं कि जिसको वर्ड मीनिंग थोड़ी सी कमजोर है, तो वो आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम देना है बोर्ड का, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो वे एक महान देशभक्त थे, तो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। सबसे पहले ना आपको मैं एक चीज बताता हूं, वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। क्या आपको पता लगा कि ये टेंस कौन सा है? क्या आपको पता लगा? नहीं पता लग रहा है ना? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले टेंस पता करें, क्योंकि ही के बाद में आपको वर्ब चाहिए, है ना। तो वर्ब आपको पता लग रहा है कि लड़े, यानी कि लड़ना आपका क्या है? वर्ब है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे वर्ब हम लगाएं कौन सा? पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी फॉर्म लगाएं हमें पता ही नहीं है। तो पता करने के लिए आप पता करिए कि टेंस कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूं कि जिस वाक्य के अंत में क्या आता है?
ता आता है, यानी ता था, क्या आता है यहाँ पे लिखते हैं ता था, और क्या था ती थी, और क्या ते थे, और आपका आता है या, और क्या आएगा ई, और क्या आएगा ये थे, ठीक है ना। इनके साथ में भी था रहेगा लेकिन मैंने लिखा नहीं, या ई ये और थे, ये थे एक ही साथ में है। ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से तो आप पहचान पाएंगे ना कि ये टेंस कौन सा है। तो जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी और ये थे, ये सारे वर्ड जहां पर भी आएंगे समझ जाइएगा वो कौन सा टेंस है बेटा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लिखते ही हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन हमें वर्ब कौन सा चाहिए, तो वर्ब चाहिए सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट के बाद में कौन सा वर्ब लगाए। यही तो आपके माइंड में दिक्कत हो रहा था ना कि वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी लगाएं, यही दिक्कत हो रहा था ना। तो अब दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्योंकि पता लग गया कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब भी हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट और प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और कॉपी में ना इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये थे, ये सारी पहचान पास्ट इंडेफिनिट की होती है। और इसका रूल क्या होता है, तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म। अब आप कहेंगे सर इंट्रोगेटिव का बता दीजिए, तो बेटा जब भी ट्रांसलेशन में इंट्रोगेटिव आएगा ना तो वहां पे आपको रूल बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है तो नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो बस उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आएगा, बाकी चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं, है ना। क्लीन कर ले इसको, क्लीन कैसे होगा, हो जाएगा, क्लीन कर लेते हैं, पहले क्लीन कर लें तभी तो लिखेंगे ना। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है, क्योंकि हमारा भी हौसला बना रहे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए कि हर एक चीज़ को आपको समझाना, वो भी रूल भी बताना है, प्रैक्टिस भी करवाना है, और क्लास 12 के लिए भी अलग से क्लासेस चल रही हैं, तो हर एक चीज़ें मेरे लिए भी चैलेंजिंग है। तो प्लीज़ आप सभी भी सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्लीन हो गया है, क्लासेस को अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, कहाँ तक हो गया है, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े, तो वह की इंग्लिश हमने लिख लिया ही के बाद हमें क्या लिखना है, लड़ना। लड़ना का क्या होगा, फाइट, और फाइट का सेकंड फॉर्म बेटा क्या होता है, फॉट होता है, ठीक है, फॉट। और एक बात, सेकेंड और थर्ड फॉर्म मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि आप सभी याद करके रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये इन बातों को आप सभी ध्यान में रखेंगे। फाइट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ही, फॉट, ठीक है। उसके बाद में वीरता, लड़े हो गया। उसके बाद में हम उल्टा चलेंगे तो उल्टे में क्या आ रहा है, वीरता। तो वीरता का होता है वैलेनिटी, क्या होता है, वैलेनिटी, तो हम लिखते हैं वैलेनिटी। उसके बाद में हो गया VALI लिखा हुआ है, ठीक है, IANTY, वैलेनिटी। उसके बाद में आज़ादी के लिए, है ना, किसके लिए, आज़ादी के लिए, तो लिखेंगे वैलेनिटी फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। अभी आप कहेंगे कि सर कंट्री कहाँ आएगा, बेटा ट्रांसलेशन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े, तो हमने सब्जेक्ट क्या लिखा, ही। उसके बाद में वर्ब आपका क्या आ गया, फाइट, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट हो गया। उसके बाद में उल्टा हम चले तो वीरता के लिए वैलेनिटी हो गया, आज़ादी के लिए तो फॉर द फ्रीडम, की हो गया तो ऑफ हो गया, देश की तो द कंट्री हो गया, ये हो गया, है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप। हम उनका बहुत आदर करते हैं, तो इसका क्या होगा, वी रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट। अभी आपको बता रहे हैं, रुक जाइए, वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, हिम अ लॉट, ठीक है।
बहुत आदर करते हैं तो हिम और लॉट हो जाएगा। उनका बहुत आदर करते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, हिम और लॉट लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या आपको पता लगा कि ये कौन सा टेंस है, हम उनका बहुत आदर करते हैं? पता लगा ना आपको कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में तो आया है और हा आया है, तो कौन सा इंडेफिनिट हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने बताया था कि एस या यस या तो वर्ब की पहली फॉर्म, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? वी, तो वी आया है तो यहाँ पे हम वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे, न कि एस या यस का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते होंगे ये पैराग्राफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो पैराग्राफ ना बहुत छोटा सा है। मैं चाहता तो आसानी से करवा भी सकता था बिना रूल बताए, लेकिन मैंने सोचा कि आपको हर एक रूल पता होना चाहिए, कैसे बनेगा वो तरीका भी पता होना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको इतना टाइम देकर आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं अब तक 2 पैराग्राफ कराया गया है, तो उसको आप सभी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और साथ ही ऐसे जुड़े रहेंगे और मेरा हौसला बनाए रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।